बच्चों, आज हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन का रिवीजन करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन के माध्यम से करते हैं। तो पहला सवाल लिखिए, इफ़ ए स्प्रिंग हैज़ टाइम पीरियड टी, इफ़ ए स्प्रिंग हैज़ टाइम पीरियड टी and is cut into n equal parts, then time period of each part will be, तो बताइए जरा, एक स्प्रिंग है, ये मान लो कोई स्प्रिंग है, ये मान लो स्प्रिंग मास सिस्टम है। तो इसका बताओ जो टाइम पीरियड हमने पढ़ा था t बराबर 2π√m/k, ठीक है। मान लो इसकी लेंथ l है, तो याद करो स्प्रिंग कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता था, लेंथ के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर हमने इसके n टुकड़े कर दिए, तो बताओ ज़रा, अब ये हमारा जो लेंथ है वो l/n, तो इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा बताओ वो हो जाएगा n के, और स्प्रिंग कांस्टेंट n के, तो टाइम पीरियड 2π√m/n के। तो बताओ अब जो नया टाइम पीरियड आ रहा है t डैश, वो 1/√n t टाइम्स, तो नया टाइम पीरियड t/√n, ये आंसर होगा। टी डैश हो गया t/√n, राइट। अगला सवाल लिखिए, ये पहले सवाल का आंसर आ गया कि हमने एक स्प्रिंग को n पार्ट्स में कट कर दिया, तो अब हर एक पार्ट का नया टाइम पीरियड t/√n होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए चाइल्ड swinging on a swing in sitting position, stands up, then time period of the swing will be, बताइए एक चाइल्ड है, ऐसे एक स्विंग है, यहाँ पे एक लड़का बैठा हुआ है, तो ये बताओ एक सिंपल पेंडुलम की तरह होगा, t बराबर 2π√L/g। जब ये लड़का खड़ा हो गया, तो अभी देखो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, जब ये खड़ा हो जाएगा ऐसे, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पहुँच जाएगा। तो जो L है, पहले वो L इतना था, अब बताओ वो L ये हो गया L डैश, सेंटर ऑफ मास की दूरी। तो नया टाइम पीरियड हो जाएगा 2π√L'/g, और अगर बताओ लेंथ घट गई तो टाइम पीरियड घट जाएगा। तो आंसर होगा टाइम पीरियड विल डिक्रीज, आंसर होगा t डैश लेस देन t, मतलब टाइम पीरियड डिक्रीजेज। तो ऐसे वो हमसे ऑब्जेक्टिव में सवाल कर लेते हैं कि किसी स्विंग पर कोई पर्सन बैठा हुआ है, टाइम पीरियड t है, अगर वो खड़ा हो जाए तो टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जैसे ही वो खड़ा होगा तो सेंटर ऑफ मास, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ऊपर खिसक जाएगा। तो सस्पेंशन पॉइंट से सेंटर ऑफ मास की दूरी को हम लोग L लेते थे, L, तो वो L घट जाएगा, और L घट जाएगा तो टाइम पीरियड भी घट जाएगा, राइट। कोई प्रॉब्लम? सवाल रखें। अगला क्वेश्चन, ए मास कैपिटल M is suspended from a spring of negligible mass, आगे लिखें, the spring is pulled a little and then released. Spring is pulled a little then released, so that mass execute
simple harmonic motion, mass execute simple harmonic motion of time period t, right? आगे लगे, if the mass is increased by small m, then time period becomes 5t/3. If the mass is increased by small m, then time period becomes 5t/3. Then ratio of small m upon capital M is, ratio of small m and capital M. देखो भाई, ऐसा सवाल है, पहले ये स्प्रिंग मास सिस्टम, ये एक कैपिटल एम मास का ब्लॉक, स्प्रिंग कांस्टेंट के, ठीक। तो बताओ जरा, ये बताओ ऑसिलेट करता था, तो ऑसिलेट जब करता था तो इसका टाइम पीरियड बताओ कितना आता था, 2π√m/k, राइट। बाद में कह रहे हैं हमने इसी में एक मास स्मॉल m ऐड कर दिया, ऐसे। अब हम वो सब नहीं बता रहे हैं कि पीएससी एक्सट्रीम, वो सब आपको बता चुके हैं, क्लास में पढ़ाया था, लेकिन यहाँ हम लोग सीधा रिजल्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका बताओ नया टाइम पीरियड जो दिया वो दिया 5t/3, सवाल पढ़ लो, और वो होगा 2π√m+m के। हमसे कह रहे हैं स्मॉल m और कैपिटल M का रेशियो, तो दोनों को जरा डिवाइड कर दो भाई, डिवाइड करो तो 3/5 बराबर दिस बाई दिस कर रहा हूँ, रूट के अंदर m/m+m स्क्वायर कर दो, 9/25 बराबर कैपिटल M अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आएगा 9 स्मॉल m, 9 कैपिटल M, 25 कैपिटल M, तो इधर 16 बचेगा, तो 16 कैपिटल M बराबर 9 स्मॉल m। तो देखो 16/9 बराबर स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, किसी भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ये दिया x बराबर 4 cos πt प्लस sin πt, 4 cos πt प्लस sin πt। फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल, हमारा सवाल है फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल, फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल। फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल, आपको पार्टिकल का एम्पलीट्यूड बताने को कहा गया है, राइट। तो ध्यान दीजिए, x बराबर 4, मैं इसमें √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान देना, 1/√2 cos πt, 1/√2 sin πt। तो ये देखो लिखा है, इसे हम ऐसे लिखते हैं, x बराबर 4√2 sin π/4 cos πt, cos π/4 sin πt, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या लगा, sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। तो x बराबर 4√2 sin a प्लस b, तो π/4 प्लस πt, ये आ गया SHM का फंक्शन, ये पार्टिकल का सिंपल हार्मोनिक मोशन का फंक्शन, जिसका एम्पलीट्यूड 4√2 है, एम्पलीट्यूड 4√2, और ये हमारा इनिशियल फेज है, सॉरी ये नहीं, ये तो ओमेगा टी है, ये इनिशियल फेज है, फाई इनिशियल फेज। अगर हम कहें इसका टाइम पीरियड बताओ, तो टाइम पीरियड होगा 2π/ओमेगा, ओमेगा की जगह पाई है बेटा,
तो टी बराबर 2 पाई अपॉन पाई, ओमेगा की जगह पाई ने पाई काट दिया, टी आएगा 2 सेकेंड। तो इस पार्टिकल के SHM का टाइम पीरियड होगा 2 सेकेंड, एम्पलीट्यूड होगा 4√2, इनिशियल फेज होगा π/4। नोट करिए। अगला सवाल लिखिए, द लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, द लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, the length of a simple pendulum executing simple harmonic motion, executing simple harmonic motion is increased by 21%, is increased by 21%, then percentage increase in time period, then percentage increase in time period of pendulum, percentage increase in time period of pendulum is, राइट। हमें परसेंटेज इंक्रीज बताना है किसमें, टाइम पीरियड में। तो ध्यान दो, टाइम पीरियड क्या होता है, 2π√L/g, ये सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड। कह रहे हैं लेंथ को हमने 21% बढ़ा दिया, तो भाई बताओ फाइनल लेंथ इनिशियल लेंथ में उसी इनिशियल लेंथ का 21% बढ़ा दिया। तो देखो भाई फाइनल लेंथ, इनिशियल लेंथ 0.21L, तो फाइनल लेंथ 1.21L, ये हो गई फाइनल लेंथ इनिशियल लेंथ का 1.21। तो देखो नया टाइम पीरियड 2π रूट के अंदर 1.21L/g, तो ये देखो बेटा 2π√L/g अलग करो और इधर बच रहा 1.1, यानी फाइनल टाइम पीरियड 1.1 टाइम्स ऑफ इनिशियल टाइम पीरियड, ये वैल्यू इनिशियल टाइम पीरियड है। तो जरा देखो चेंज इन टाइम पीरियड, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो 1.1t में से t गया 0.1t, परसेंटेज इंक्रीज, तो चेंज इन टाइम पीरियड अपॉन ओरिजिनल इनटू 100 बराबर, तो 0.1t अपॉन t इंटू 100, आंसर आ गया 10%। तो ये आ गया परसेंटेज इंक्रीज इन टाइम पीरियड 10%, परसेंटेज इंक्रीज इन टाइम पीरियड। अच्छे समझ लीजिए भाई कि अगर हम लेंथ में 21% इंक्रीज करेंगे तो टाइम पीरियड 10% इंक्रीज कर जाएगा, राइट। नोट करिए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, यहीं पे कर दे रहे हैं, बहुत आसान सा सवाल है। अगला क्वेश्चन है, कोई फंक्शन है x बराबर sin स्क्वायर ओमेगा टी। कह रहे हैं बताओ ये पीरियोडिक मोशन है कि SHM है, और अगर SHM है तो कितना इसका टाइम पीरियड है, या पीरियोडिक है तो क्या टाइम पीरियड है, देखते हैं। sin स्क्वायर ओमेगा टी लिखा है, याद करो cos 2 ओमेगा टी का फॉर्मूला 1 - 2 sin स्क्वायर ओमेगा टी। तो यहाँ देखो sin स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू 1 - cos 2 ओमेगा टी बाई 2। यहाँ रख दो x बराबर 1/2 माइनस 1/2 cos ओमेगा टी। तो ये फंक्शन कुछ ऐसा लगा है, x बराबर x0 प्लस a cos ओमेगा टी।
ऐसे लिखा है बेटा। तो ये देखो, ये हमारा PSE पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, जिसका एम्पलीट्यूड हाफ, सब कुछ लिख दे रहा हूँ। ये बताओ SHM है अबाउट x इक्वल टू x0 इक्वल टू हाफ, जिसका एम्पलीट्यूड है हाफ, जिसका टाइम पीरियड होगा, सॉरी यहाँ 2 ओमेगा है बेटा, जिसका टाइम पीरियड की बात करें अगर, टाइम पीरियड होगा 2 पाई बाई, और यहाँ 2 ओमेगा है, तो ये पाई बाई ओमेगा, ये इसका टाइम पीरियड। तो ये जो x0 प्लस लिखा है, तो इस पॉइंट के अबाउट SHM होगा। तो ये हो गई उसकी मीन पोजीशन। PSE मतलब पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्या जिसको मीन पोजीशन कहते हैं। तो ये पार्टिकल x इक्वल टू हाफ के अबाउट इधर उधर हाफ मीटर में या हाफ सेंटीमीटर में ऑसिलेट करेगा। एम्पलीट्यूड इसका देखो हाफ आया है, एक ही जगह हाफ लिखा है। आई थिंक क्लियर। अगला सवाल देखिए, अब देखिए, अगर हम बात करें आपको एक क्वेश्चन दिया है SHM का, d2xy dt स्क्वायर प्लस अल्फा x इक्वल टू 0। ये हमें एक क्वेश्चन दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन। हमसे कह रहे हैं फाइंड टाइम पीरियड। ठीक, तुम्हें लग रहा होगा ये क्या लिखा है, तो पहले समझ लो अच्छे से। SHM के लिए क्या कंडीशन होती है, A शुड बी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यही तो कंडीशन होती थी। A इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। A क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी क्या होता है, dy बाई dt, किसका, वेलोसिटी का। वेलोसिटी होता है dx बाई dt। तो ये देखो d2x बाई dt स्क्वायर, और इधर आ गया प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0। ये वो डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि SHM को रिप्रेजेंट करता है, SHM को। तो उन्होंने इसी को देखो ये ऐसे लिख दिया है, देखो यही तो वो फॉर्म लिखा है। तो ओमेगा स्क्वायर की जगह यहाँ पे अल्फा लिखा है, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा। तो ओमेगा विल बी इक्वल टू रूट अल्फा, टाइम पीरियड विल बी 2 पाई बाई ओमेगा। तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई रूट अल्फा, ये आंसर। तो सवाल पूछने का तरीका है, उन्हें पता कि आप ये रटते हैं, उन्होंने डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में दे दिया, बहुत आसान। ठीक है, अगला सवाल लिखेंगे। अगला सवाल लिखिए, लेकिन द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम is a spherical hollow ball, is a spherical hollow ball filled with water, spherical hollow ball filled with water, spherical hollow ball filled with water। ठीक है, फुल स्टॉप वाला है। ए प्लग्ड होल नियर द बॉटम ऑफ oscillating bob gets suddenly unplugged
फुल स्टॉप वाले की ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन till water is coming out, during observation till water is coming out, the period of oscillation would, अब चार ऑप्शन है, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, रिमेन्स कांस्टेंट और एक है नन ऑफ दीस। चार ऑप्शन है। तो पहले सवाल, बढ़िया सवाल देखिए, हमारे पास यहाँ पर एक ये बॉब है, इसमें यहाँ ऐसे वाटर भरा है, अब ये बंद है, ठीक, ये लेंथ एल है। तो बताओ इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहाँ कहीं होगा मिड में, ये सेंटर ऑफ मास होगा। तो यही लेंथ हमें एल लेनी पड़ेगी, सस्पेंशन पॉइंट से सेंटर ऑफ मास तक की दूरी, और इसका टाइम पीरियड होगा टी बराबर 2 पाई रूट एल बाई जी, ठीक है। अब देखना, हमने यहाँ पर एक होल कर दिया नीचे ऐसे ऐसे, अगर होल करा तो थोड़ी देर के बाद देखना, थोड़ी देर के बाद फोटो ऐसे हो जाएगा, पानी थोड़ा कम हो जाएगा, इधर से खाली हो गया। और अगर बताओ पानी कम होगा तो जो सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर ऑफ मास होगा वो यहाँ कहीं पहुँच जाएगा नीचे बीच में। अब ये सेंटर ऑफ मास होगा तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये हमारी एल डैश हो जाएगी। अब इसका टाइम पीरियड 2 बाई रूट एल डैश बाई जी होगा। बताओ एल डैश बढ़ गया तो टाइम पीरियड भी बढ़ गया, तो टाइम पीरियड बढ़ने लगा भाई, टाइम पीरियड बढ़ने लगा। अब देखिए बेटा, तो पहले सेंटर ऑफ मास नीचे जाएगा तो लेंथ बढ़ेगी, और लेंथ बढ़ेगी तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा। अब समझना, फिर सोचो, जब ये नीचे लिक्विड लगातार नीचे निकल रहा है, वाटर अगर लगातार नीचे निकल रहा है तो क्या कुछ देर के बाद ये खाली हो जाएगा? यस। तो जब ये खाली हो जाएगा तो देखना क्या होगा, यहाँ होगा ऐसे खाली हो जाएगा, खाली हो जाएगा तो सेंटर ऑफ मास फिर मिड में आ गया, और ये लेंथ फिर से CM यहीं होगा, और लेंथ बताओ फिर से वही पुरानी वाली हो गई। तो नया टाइम पीरियड फिर से 2 पाई रूट एल बाई जी, यानी पुराना नया टाइम पीरियड फिर से वही हो जाएगा T। यानी बताओ टाइम पीरियड के बारे में कि जैसे जैसे ये नीचे जाएगा तो लेंथ बढ़ेगी, टाइम पीरियड बढ़ेगा। तो आंसर होगा टाइम पीरियड फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए अगला सवाल, कहना टू सिंपल हार्मोनिक मोशन आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन y1 इक्वल टू 0.1 साइन 100 पाई t प्लस पाई बाई 3 एंड y2 इक्वल टू 0.1
कॉस 100 पाई टी। ध्यान से देखिए भाई, ये दो पार्टिकल हैं जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। फाइंड फेज डिफरेंस ऑफ पार्टिकल 1, फाइंड फेज डिफरेंस ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल 2। फेज डिफरेंस ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 का मतलब φ1 माइनस φ2 निकालना है। 1 का फेज विद रिस्पेक्ट टू 2 निकालना तो φ1 माइनस φ2। ठीक है, चलिए मैंने बोला फिर से सवाल किए, फाइंड फेज डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1। सवाल करेक्ट करिए थोड़ा। फेज डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2, राइट। फेज डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ 2, हमें उनकी वेलोसिटी का फेज डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो चलो भाई सबसे पहले तो इसकी वेलोसिटी बनाओ। v1 ये होगा dy1/dt। ये बता 100 पाई बाहर आएगा तो ये 10 पाई बचा। ये हो गया cos 100 पाई t प्लस π/3। चलो अब इसको आ जाओ जरा, v2 क्या होगा d/2/dt। 100 पाई t बाहर ले आओ, 100 पाई बाहर आएगा तो 10 पाई, सही ना। और ये होगा माइनस का माइनस साइन 100 पाई t, ये आएगा। अब देखो हम दोनों को एक जैसा बनाएंगे तो इसको साइन को भी हम कॉस में कन्वर्ट करने चले तो v2 बराबर माइनस 10 पाई, इसलिए दिया कॉस 90 माइनस थीटा तो π/2 माइनस 100 पाई t। देख लो, या चाहो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस 10 पाई कॉस 100 पाई t माइनस π/2, क्योंकि कॉस में माइनस का फर्क नहीं पड़ता, चाहे a माइनस, चाहे आप कॉस 90 माइनस थीटा लिख दो, चाहे थीटा माइनस 90 लिख दो, एक ही बात। अब देखो इसी v2 को मैं इस माइनस को भी इधर ले जाऊंगा तो इसे मैं रख सकता हूँ 10 पाई, और ये देखो कॉस 180 प्लस थीटा, तो ये देखो 100 पाई t माइनस π/2, ये बन जाएगा। देख लीजिए भाई, अब बताओ ये आ गया v2 बराबर 10 पाई कॉस π/2 प्लस 100 पाई t। तो देखो इसका इनिशियल फेज कहाँ गया, ये φ1 है, इसका इनिशियल फेज φ2 है। हमें इनकी वेलोसिटी का फेज डिफरेंस निकालना है। फेज ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, φ1 माइनस φ2 तो π/3 माइनस π/2, यही तो करना है। तो ये बताओ बेटा माइनस π/6 आंसर आएगा। इनकी वेलोसिटी का फेज डिफरेंस निकाला मैंने, और ये फेज ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल लिखें, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल executing simple harmonic motion, executing simple harmonic motion with an amplitude 7 mm, with an amplitude 7 mm millimeter is 4.4 meter per second. It's 4.4 meter per second. Find time period of oscillation. Find time period of oscillation. सवाल पढ़ लो. मैक्सिमम वेलोसिटी SHM में बताओ. इन SHM
मैक्सिमम वेलोसिटी पार्टिकल की ए ओमेगा होती है। और ये बताओ दी गई है हमको 4.4 मीटर पर सेकेंड, एम्पलीट्यूड 7 mm, तो 7 इंटू 10⁻³ ये 7 mm लिखा है इंटू ओमेगा, और ये 4.4, तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ से निकाल लो भाई, 4.4/7 इंटू 10⁻³ ऊपर ले जाओ तो ये 1000, तो 44 इंटू 10⁻²/7, तो इसे हम ऐसे लिखते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू 10⁻², तो चाहो तो इसको हम लिखते हैं पाई, इसे पाई क्या देना है, तो ये हो गया 200 पाई, ये आ गया ओमेगा, और टाइम पीरियड होता है 2π/ओमेगा, तो 2π/ओमेगा इज 200 पाई, 1/100.01 सेकेंड आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑरिजिन a body oscillates simple harmonically with a period of 2 seconds. फुल स्टॉप वाला लिखें, आफ्टर व्हाट टाइम will its kinetic energy be 75% of total energy, कह रहे कितने टाइम के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी का 75%, तो ध्यान दो काइनेटिक एनर्जी 75% ऑफ टोटल एनर्जी, यही तो कहा है हमें वो टाइम खोजना, ध्यान देना। तो काइनेटिक एनर्जी 75% का मतलब 75/100 3/4, कहो तो लिख दे रहे हैं एक बार, 75/100 टोटल एनर्जी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, तो काइनेटिक 3/4 ऑफ पोटेंशियल प्लस 3/4 ऑफ काइनेटिक, इधर लाओ काइनेटिक बाई 4 3/4 ऑफ पोटेंशियल, यानी काइनेटिक इज 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल, यानी हमको वो टाइम निकालना है जब काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर हम स्प्रिंग मास सिस्टम ही मान लें, चलो x बराबर अगर a sin ओमेगा t का फंक्शन मान लें, क्योंकि ऑरिजिन से शुरू हुआ है, x बराबर a sin ओमेगा t, क्योंकि t बराबर 0 पर x बराबर 0 आ रहा है ऑरिजिन, और सवाल में यही कहा है कि SHM ऑरिजिन से शुरू हुआ है। तो याद करो इसकी वेलोसिटी dx/dt ओमेगा टाइम्स रूट के अंदर a² - x² आता था, ये रिलेशन पता है कि नहीं? यस, अगर ये हमें पता है तो ध्यान से देखना बेटा, काइनेटिक एनर्जी 12 mb², 3 टाइम्स ऑफ 12 kx²। हम स्प्रिंग मास सिस्टम मान लेना, फर्क नहीं पड़ता, तो v²/2, 2 से 2 कटा दो पहले, चलो v² बराबर 3k/m x², सही है ना? कोई दिक्कत? हमको वो टाइम चाहिए, तो बताओ यहां से हमें वो टाइम चाहिए, ये k/m ओमेगा होता है रूट k/m, तो k/m इज ओमेगा स्क्वायर, तो v की वैल्यू रख दो ये, तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर a² - x², 3 ओमेगा स्क्वायर x²,
ओमेगा स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर बराबर 4x², यानी हमको वो टाइम निकालना जब एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बाई 4, एक्स बराबर ए बाई 2, यानी ए बाई 2 तक जाने का टाइम निकाल लो। जब पार्टिकल ए बाई 2 पे होगा तो ए बाई 2 तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। अब हमें आप बताओ कि पार्टिकल ओरिजिन से जा रहा है, एक्स को यहाँ ए बाई 2 रख दो, टाइम निकल आएगा। रखो जरा, एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी, तो ये देखो ए बाई 2, ये ए साइन ओमेगा टी, 1/2 तो ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाई 6, टी आ गया पाई बाई 6 ओमेगा। इसे हमें लिखना है टाइम पीरियड के टर्म्स में। टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो यहाँ पर टी बराबर पाई बाई 6, ओमेगा की वैल्यू हो गई 2 पाई बाई टी, टी आएगा टी बाई 12, और टाइम पीरियड देखो 2 सेकेंड दिया है, तो यहाँ रख दो, टाइम आ गया 2 बाई 12, 1/6 सेकेंड इज आंसर। यानी 1/6 सेकेंड के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी का 75%, या ऐसे का उसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल का 3 टाइम्स। एक ही बात है, राइट। अगला सवाल देखिए, अब देखिए भाई, अगला सवाल लिखिए, थोड़ा सा बढ़िया सवाल है, लेकिन टू पार्टिकल्स आर परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, टू पार्टिकल आर परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन in a straight line. Two particles are performing simple harmonic motion in a straight line about the same equilibrium point. About the same equilibrium point. Full stop वाले किए, the amplitude and time period, the amplitude and time period for both particle, the amplitude and time period for both particle are same and equal to A and T, A amplitude, T time period respectively. Full stop वाला है, at t equal to 0, one particle has displacement A, and other has displacement minus A by 2, and other has displacement minus A by 2, and other has displacement minus A by 2, and they are moving towards each other, find time when they cross each other, आपको टाइम बताना है कितने टाइम के बाद वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। बढ़िया सवाल है, सवाल पढ़ लो पहले। सवाल पढ़ लीजिए पहले। ऐसे सवाल हमने क्लास में भी कराए आपको,
और याद करो ऐसे सवाल हमने फेजर से कराए थे, फेजर से, तो हम इस सवाल को भी फेजर से ही करेंगे। सवाल पढ़ लो, दो पार्टिकल हैं, दोनों सेम टाइम पीरियड सेम एम्पलीट्यूड में, ये मान लो उनका मीन पोजीशन, ये x बराबर a और ये माइनस a। बताओ पहला पार्टिकल t बराबर 0 पर यहाँ है और ये इधर जा रहा है, ये पहला पार्टिकल। देखिए दूसरा पार्टिकल, ये मीन पोजीशन, ये देखो x बराबर a और ये x बराबर माइनस a। दूसरा पार्टिकल -a/2 यहाँ मिलेगा और ये पार्टिकल इसकी तरफ जा रहा है, अप्रोच इच अदर लिखा है, ये t बराबर 0 पर यहाँ है। हमसे कह रहे हैं ये दोनों पार्टिकल कितने टाइम के बाद मिलेंगे, कितने टाइम के बाद इनके बीच में मुलाकात होगी, ये हमारा सवाल है। बहुत आसान सवाल है, बढ़िया सवाल है। तो देखो भाई कितने टाइम के बाद मिलेंगे, तो इतना तो कॉमन सेंस होगा, ये 0 वेलोसिटी रखेगा यहाँ एक्सट्रीम पे, लेकिन इसके पास इधर अच्छी खासी वेलोसिटी होगी रफ्तार में, तो बताओ ये a/2 आ जाएगा लेकिन ये a/2 नहीं आ पाएगा। तो बताओ इनकी मुलाकात यहाँ कहीं होगी बीच में, हम इधर दिखा भी दें कहाँ मिलेंगे ये, इतना तो कॉमन सेंस कह रहा है आपका। ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा और ये a/2 भी नहीं आ पाएगा। तो अगर ये a/2 हम यहाँ दिखाएं तो ये पार्टिकल जब यहाँ पहुँच गया होगा तो ये यहाँ कहीं होगा, तो इनकी मुलाकात यहाँ कहीं बीच में होगी, ये इधर आ रहा होगा, ये इधर आ रहा होगा, यहाँ कहीं बीच में मिलेंगे। इस 0 से a/2 के बीच में इनकी मुलाकात होने जा रही है, इतना तो कॉमन सेंस है भाई। ये यहाँ से यहाँ a/2 नहीं पहुँच पाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, और जब ये 0 से a/2 जा रहा होगा तो ये a/2 से यहाँ पे 0 की तरफ जा रहा होगा और बीच में यहाँ कहीं मिलेंगे, यहाँ कहीं इनकी मुलाकात होगी, इतना तो आपने पकड़ लिया। ये इनके बीच में मीटिंग होगी यहाँ पर। अब चलो फेजर बनाते हैं, फेजर। तो पहले वाले के लिए याद करो, हमने कहा था फेजर के लिए एक सर्कल मानते थे और हमेशा सर्कल क्लॉकवाइज मानते थे। ये एक्सट्रीम पे है, मतलब यहाँ पे है पार्टिकल, t बराबर 0 पर यहाँ है ये पार्टिकल, पार्टिकल नंबर 1, ठीक है, ये क्लॉकवाइज सर्कल, ध्यान से देखना। दूसरा पार्टिकल इसी में दिखा दें, चलो दूसरा पार्टिकल -a/2 पे किधर आ रहा है, राइट आ रहा है, तो -a/2 पे बताओ यहाँ पे होगा कहीं, ये -a/2, अगर यहाँ मानेंगे तो लेफ्ट यहाँ कहीं होगा, और इसकी वेलोसिटी ऐसे टेंजेंट के लॉन्ग। अब बताओ जरा, ये हमारा एंगल, अगर ये a/2 है तो ये एंगल 60 होगा क्योंकि रेडियस a है, तो ये 60 डिग्री। तो बताओ इन दोनों के बीच में इनिशियल फेज, इनिशियल एंगल, ये एंगल पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये एंगल कितना होगा, तो इनके बीच का जो एंगल होगा ΔΦ, फेज डिफरेंस, इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस यही तो होगा। बोलो भाई कितना एंगल है ये 90, ये 90 और ये π/3, यानी पाई प्लस π/3, देख लो यार, तो ये हो गया 4π/3, इतना एंगल था इनिशियल फेज। अरे यहाँ से आता ये पूरा पाई और ये π/3। अब देखना इनकी मुलाकात यहाँ कहीं होनी, यहाँ कहीं, तो ये पार्टिकल जब यहाँ आएगा, अच्छा ये दोनों ही ओमेगा से घूम रहे हैं, और जब ये यहाँ आ पाया वो घूम के यहाँ आ गया पार्टिकल, यानी देखो 2 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ पाया, यहाँ से यहाँ। तो देखो अगर इन्हें मिलना है तो सेम लाइन में, तो बताओ यहाँ पे मुलाकात हुई, बताओ भाई अगर ये सेम लाइन में मिल रहा है तो ये अगर थीटा तो ये भी थीटा होगा। तो वो ऐसा क्यों होगा सर? क्योंकि a का cos थीटा अगर ये है तो इसका भी a का cos थीटा वही होगा, तो ये अगर सेम रखना है तो ये एंगल बराबर होंगे, क्योंकि यार ये रेडियस a है, ये रेडियस भी a है, एम्पलीट्यूड के बराबर, ये एंगल बराबर। लेकिन बताओ मुझे यहाँ से यहाँ तक का ये एंगल पूरा, ये बताओ फिर से 4π/3 होना चाहिए। तुम कहो क्यों? क्योंकि ये अगर घूमेगा और ये घूमेगा, सेम एंगुलर स्पीड से घूम रहे हैं, तो इनके बीच में जो एंगल होगा बताओ वो फिक्स रहेगा, वो फिक्स रहेगा, क्योंकि सेम ओमेगा से घूम रहे हैं दोनों। जवाब दीजिए हमको, अगर सेम ओमेगा से घूम रहे हैं तो बताओ जितना एंगल ये घूम के आएगा उतना ही एंगल ये घूम के जाएगा।
क्योंकि ओमेगा इंटू टी एंगल होगा, और दोनों सेम ओमेगा से घूम रहे हैं क्योंकि टाइम पीरियड सेम है। और अगर टाइम पीरियड सेम है तो क्या दोनों सेम ओमेगा से घूम रहे होंगे? और अगर सेम ओमेगा से घूम रहे हैं तो बताओ ये एंगल बराबर ये एंगल होना चाहिए 4π/3। तो पूरा 2π में से 2θ माइनस कर दो, 4π/3 के बराबर होना चाहिए। तो 2θ की वैल्यू 2π/3, 2 से 2 कट गया, थीटा आ गया π/3। आंसर के बहुत करीब आ गए। अब देखो ये यानी ये पार्टिकल बन यहाँ से यहाँ पहुँचा, कितना एंगल घूमा? π/3। तो थीटा बराबर ओमेगा इंटू टाइम, तो थीटा घूमा π/3 ओमेगा, और टाइम हमें यहाँ लिख देना टी, और ओमेगा की जगह रख दो चाहो तो तुम 2π टाइम पीरियड, पाई से पाई कट गया, टाइम पीरियड बाई 6, ये आ गया स्मॉल टी। इतने टाइम के बाद इन दोनों की मुलाकात होगी। देख लो बेटा, ये मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था पूरा फेजर, उससे सवाल चुटकियों में होते हैं। ये टेक्निक मैंने बताई थी आपको। अगला सवाल लिखिए। अगला सवाल, आप मेरे नोट्स जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, जो मैंने क्लास में पढ़ाया है पूरा उसको आप अच्छे से एक एक सवाल एसएचएम का जो मैंने क्लास में कराया है, असाइनमेंट कराया, वो सब करिएगा। बहुत कुछ कराया था। सवाल लिखें, द रेशियो ऑफ, क्वेश्चन लिखिए, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन टू, रेशियो ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन टू मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन टू मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन टू मैक्सिमम वेलोसिटी in simple harmonic motion, simple harmonic motion is 10 second inverse। ठीक है, फुल स्टॉप वाले लिखें। एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0 द डिस्प्लेसमेंट इज, t इक्वल टू 0 displacement is 5 meter, displacement is 5 meter। what is the maximum acceleration, what is the maximum acceleration if initial phase is π/4? what is the maximum acceleration if initial phase is π/4? ठीक है, तो बताओ भाई ए मैक्सिमम क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर ए। मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ए ओमेगा, ये 10 के बराबर। ए से ए कट गया, ओमेगा की वैल्यू आ गई 10। टाइम पीरियड 2π ओमेगा, तो 2π/10, π/5 सेकेंड, ये होगा हमारा टाइम पीरियड। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा? व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछा, ओमेगा स्क्वायर ए। तो ओमेगा देखो आ गया। अब हमें एम्पलीट्यूड निकालना, ध्यान दीजिए। तो ये पार्टिकल फेजर से करूँगा, देखिए कितना आसान हो जाएगा। t बराबर 0 पर अगर वो यहाँ से घूमता तो उसका शैडो ऐसे एसएचएम करता, इनिशियल फेज 0 होता। इनिशियल फेज π/4, तो ये π/4, ये एम्पलीट्यूड a, और ये कह रहे हैं कि x बराबर 5 पे है, तो ये 5 है। तो बताओ ये एंगल π/4 है, तो ये भी π/4 है। तो a का cos π/4 बराबर 5 है, तो a बराबर हो गया देखो 5√2। और अगर a 5√2 हो गया तो बताओ एक्सेलरेशन मैक्सिमम ओमेगा स्क्वायर a, तो ये 10 का स्क्वायर इंटू 5√2।
आंसर आएगा 500√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आंसर। फेजर से कितना आसान हो जाता है। वो देखो यहाँ पे था x⁻5 पे, ये उसका मीन पोजीशन था। यानी पार्टिकल अगर हम सर्कल में माने तो वो t⁻0 पे यहाँ है और उसका शैडो t⁻0 पे यहाँ, ये SHM कर रहा है। कितना आसान, कितना आसान। अगला सवाल, हटा दें। ध्यान दीजिए, एक सवाल कर रहे हैं कि हमारे पास एक रॉड है, ये एक रॉड है, ध्यान दो। हमने इसको मिड के अबाउट ऐसे एक एक्सेस फंसा दिया, ऐसे पाइवोट कर दिया है। मिड सेंटर ऑफ मास से हमने एक एक्सेस ऐसे फंसा दिया, इसके अबाउट ये घूम सकता है। इसका मास है m, इसकी लेंथ है l। हमने एक स्प्रिंग यहाँ लगाया है, स्प्रिंग कांस्टेंट के, एक स्प्रिंग हमने यहाँ लगाया है, स्प्रिंग कांस्टेंट के। अभी दोनों स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। सवाल लिखें, द रॉड इज पाइवोटेड, क्वेश्चन लिखें, द रॉड इज पाइवोटेड एट द सेंटर O, द रॉड इज पाइवोटेड एट द सेंटर O and can rotate freely in horizontal plane, and can rotate freely in horizontal plane. Full stop वाले कहते हैं, the rod is gently pushed a small angle and then released. Gently pushed a small angle then released. Find frequency of oscillation. Find frequency of oscillation. हमें इसके ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी, यानी 1 सेकंड में ये कितने ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, ये कैसे ऑसिलेशन करेगा। पहले समझ लो, हमने यहाँ पाइवोट किया, ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा होगा। चलो इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं। मान लो हमने इसको स्मॉल ऑसिलेशन, ये एंगुलर SHM करने जा रहा है, हमने थीटा डिस्प्लेस किया, तो ये वाली स्प्रिंग देखो, ये l/2 लेंथ है, तो ये l/2 थीटा दब गई, और ये वाली स्प्रिंग इधर l/2 थीटा दब गई। तो आपको पता है ये स्प्रिंग इस पर इधर दे रहा होगा kx, और वो होगा l/2 थीटा। ये इधर दे रहा होगा kx l/2 थीटा। तो बताओ इस पॉइंट के अबाउट, जब हमने इसको ऐसे किया तो देखना ज़रा ध्यान से, इस पाइवोट के अबाउट एंगुलर SHM होना, हमने घुमाया किधर, क्लॉकवाइज। टॉर्क आएगा एंटी क्लॉकवाइज, जैसे हम लोग रेस्टोरिंग टॉर्क कहेंगे। इधर फोर्स लग रहा था एक kx l/2 थीटा, इधर एक फोर्स लग रहा kx l/2 थीटा, और ये दूरी देखो l/2 और ये भी l/2, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें यहाँ से, बहुत ही स्मॉल एंगल घुमाया हमने, तो जब ये ऐसा हो गया तो अब मैं तुमसे कहूँ रेस्टोरिंग टॉर्क, टाउ रेस्टोरिंग बराबर, तो बताओ इसके अबाउट इसका टॉर्क आप लिखेंगे k l/2 इंटू थीटा इंटू l/2। इसका भी बोलो क्या होगा, k l/2 थीटा इंटू l/2, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है।
कोई दिक्कत? ठीक है, समझ लो पहले अच्छे से। हमने ये L/2 देखो, तुम्हें कहना चाहिए ये डिस्टेंस लेना चाहिए सर, आपको ये डिस्टेंस लेना चाहिए, तो ये वाली ले लो। देखो ध्यान से, यहाँ पे हमने थीटा यहाँ से घुमाया, देखना कहाँ से, यहाँ से। अगर ये थीटा है तो ये डिस्टेंस होगी L/2 का cos थीटा। तो वास्तव में तो हमें यहाँ लिखना चाहिए L/2 cos थीटा। देखो मैं लिख दे रहा हूँ साफ साफ, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन थीटा बहुत छोटा है, और थीटा अगर बहुत छोटा है तो थीटा टेंडिंग टू 0, तो cos थीटा टेंडिंग टू 1, तो cos थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो जो टाउ रेस्टोरिंग आया वो देखो KL²/4, L²/4, इधर भी KL²/4, तो KL²/2 थीटा, और यही होगा I अबाउट पाइवोट इंटू अल्फा, तो KL²/2 थीटा, पाइवोट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ML²/12, अल्फा हो गया ω² थीटा, L² कट गया, इधर 6 बचा, तो 6K/m इक्वल टू ओमेगा, रूट के अंदर ओमेगा होता है 2πf बराबर रूट के अंदर 6K/m। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन 1/2π रूट 6K/m, ये आंसर है। टाइम पीरियड 1/फ्रीक्वेंसी या 2π/ω, तो 2π रूट के अंदर m/6K। नोट कर लिए, हमने वास्तव में ये लेंथ ली है, फोर्स इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेकिन थीटा बहुत छोटा, तो ये L/2 cos थीटा लगभग L/2 ही ले लिया मैंने। सिमिलरली यहाँ पर नीचे भी वही बात है, नोट करिए। आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल देखिए, सवाल लिखिए, ए डैम्प्ड ऑसिलेटर, क्वेश्चन लिखो, ए डैम्प्ड ऑसिलेटर, डैम्प्ड ऑसिलेटर पढ़ाया मैंने ये भी क्लास में आपको। ए डैम्प्ड ऑसिलेटर हैज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 ऑसिलेशन पर सेकेंड, 5 ऑसिलेशन पर सेकेंड, हैव ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 ऑसिलेशन पर सेकेंड। आगे लिखें फुल स्टॉप के बाद, एम्पलीट्यूड ड्रॉप्स टू हाफ, amplitude drops to half of its value, amplitude drops to half of its value for every 10 oscillation, for every 10 oscillation, for every 10 oscillation, okay। फुल स्टॉप वाला लिखें, the time it will take to drop to 1/1000 of original amplitude, 1/1000 of original amplitude is close to
हमको बताना है कि एम्पलीट्यूड का 1/1000 होने में कितना टाइम लगेगा, ये हमारा सवाल है। आंसर क्लोज टू अप्रॉक्स बताना है। तो बहुत बढ़िया सवाल, देखिए ध्यान से। बताओ एम्पलीट्यूड आधा होने में 10 ऑसिलेशन, 10 ऑसिलेशन का टाइम निकालो जरा पहले। एम्पलीट्यूड 5 ऑसिलेशन पर सेकेंड, तो बताओ 1 सेकेंड में, ऐसे लिख दो, 1 सेकेंड में 5 ऑसिलेशन, 1 सेकेंड में 5 ऑसिलेशन, तो 10 ऑसिलेशन का टाइम 2 सेकेंड, सिंपल ऐसे ही बोल दो। 5 ऑसिलेशन पर सेकेंड, तो 10 ऑसिलेशन 2 सेकेंड। तो आपको तो एम्पलीट्यूड के आधे होने में 2 सेकेंड, ये हो गया इसका हाफ लाइफ, टी हाफ। एक्सपोनेंशियल डिके करता था, हाफ लाइफ, ठीक है। ध्यान दो रिलेशन, एम्पलीट्यूड का फंक्शन होता था ए बराबर ए नॉट ई पावर माइनस वी बाई 2m इंटू टी, ऐसे होता था, याद करो। बी डैम्पिंग कांस्टेंट होता था। तो क्यों ना हम एक काम करें, इस पूरे को सीधा लैम्डा बोल दें, लैम्डा, जैसे रेडियो एक्टिविटी के पढ़ते थे एकदम ऐसे ही, ए बराबर ए नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी कह दो, लैम्डा ए कांस्टेंट। अब देखो ये ए जो है वो ए बाई 1000 करना है, ए नॉट इनिशियल एम्पलीट्यूड, ई पावर माइनस लैम्डा टी, और टी हमें निकालना है। जहाँ पे टी हाफ पता है, टी हाफ क्या हुआ, एम्पलीट्यूड के हाफ होने का टाइम 10 ऑसिलेशन, और 10 ऑसिलेशन का टाइम 2 सेकेंड, और टी हाफ क्या होता था याद करो, ln 2 बाई लैम्डा। तो ज़रूरत पड़ने पर हम लैम्डा की वैल्यू ln 2/2 ले लेंगे। तो चलो भाई, ए से ए कटा, ए नॉट से ए नॉट कट गया। अब बताओ ये हुआ 10 की पावर -3, ये हुआ ई पावर माइनस लैम्डा टी। दोनों तरफ हमने लॉग लिया ln, तो -3 ln 10, ये माइनस लैम्डा टी ln e तो 1 हो गया, तो माइनस से माइनस खत्म हो गया। 3 ln t को हमने लिखा 2.303 लॉग बेस 10, और ये 10, अब ये 1 होगा। और ये देखो लैम्डा टी ln e 1 हो गया, ये 1 हो गया। तो यहाँ से देखो टाइम आ गया 3 इंटू 2.303, और लॉग 10 1 होगा अपॉन लैम्डा ln 2/2, तो 2 पर चला गया, 6 इंटू 2.303 अपॉन ln 2 की वैल्यू ये होती बेटा 0.693, या मैं तो कहूँगा इसको ऐसे लिख दो आप, 2.303 लॉग बेस 10 इंटू 2, तो ये देखो कट जाएगा, तो टी आ गया 6 अपॉन लॉग बेस 10 2 की वैल्यू 0.3010, तो 60/3, आंसर है 20 सेकेंड। यानी 20 सेकेंड के बाद उस डैम्प्ड ऑसिलेटर का एम्पलीट्यूड 1/1000 टाइम्स हो जाएगा। नोट करिए, बिल्कुल हमने एक्सपोनेंशियल डिके के जैसा बना लिया। ठीक है, अगला सवाल लिखिए। अगला सवाल लिखिए, ए सिंपल पेंडुलम ऑसिलेटिंग इन एयर, a simple pendulum oscillating in air has period t, oscillating in air has period t, full stop वाले की, the bob of the pendulum is completely immersed in a non-viscous liquid, आगे लिखा था डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 1/16 of density of bob, density of liquid is 1/16 of density of bob, full stop वाले के, its period of oscillation in this liquid is, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन दिस लिक्विड इज, बहुत आसान है भाई, देखो ध्यान से,
टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का होता था 2 पाई रूट L/G, लेकिन जब हम इस सिंपल पेंडुलम को किसी लिक्विड में डुबो करके SHM कराते थे, ऐसे ये बॉब है, तो नीचे mg ऊपर वाइंसी लगता था, तो जो g इफेक्टिव आता था इस केस में वो g माइनस वाइंसी बाई m, ये g इफेक्टिव होता था। तो याद करो अब नया टाइम पीरियड 2 पाई रूट L/G इफेक्टिव g माइनस वाइंसी अपॉन m, अब थ्रस्ट अपॉन m, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 पाई रूट L/G माइनस, चलो वाइंसी की वैल्यू क्या होती देखो, डेंसिटी लिक्विड, ये लिक्विड है, डेंसिटी वॉल्यूम समल्ट, पूरा वॉल्यूम है, इनटू जी अपॉन मास, देखो डेंसिटी बॉडी का, वॉल्यूम बॉडी का पूरा, ये मास हो गया, तो ये देखो v कैंसिल हो गया, ठीक। यहाँ से देखो नया टाइम पीरियड 2 पाई रूट के अंदर L/G पूरा बाहर आ गया, इधर देखो क्या बच रहा है 1/1 माइनस रो लिक्विड अपॉन रो बॉडी, तो रो लिक्विड अपॉन रो बॉडी की वैल्यू 1/16 दी गई है सवाल में, यहाँ रख दो, तो ये बेटा 1/16 देख लो। तो नया टाइम पीरियड ये 2 पाई रूट L/G पुराना टाइम पीरियड, और इधर हुआ 16/15, तो बताओ क्या यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा, तो 4t/√15, ये आंसर है नया टाइम पीरियड। जब हम इस बॉब को किसी लिक्विड में जिसकी डेंसिटी बॉडी की डेंसिटी का 1/16 है, उस लिक्विड में पूरा डुबो करके SHM कराएंगे तो नया टाइम पीरियड ये आएगा। और ये कैसे निकाला, ये क्लियर है ना, ये क्या लिखा है 2 पाई रूट L/G इफेक्टिव, राइट। क्लियर। अगला सवाल, अगला सवाल देखिए, करंट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए डैम्प्ड ऑसिलेटर, the displacement of a damped oscillator is given by, displacement of damped oscillator is given by e power minus 0.1 t cos 10 pi t plus phi, राइट। ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेटर दिया, द टाइम टेकन, फुल स्टॉप पर लिखें, द टाइम टेकन for its amplitude, time taken for its amplitude to drop to half of its initial value, to drop to half of its initial value is close to, हमें क्लोज आंसर देना है, is close to। तो बहुत आसान है देखना, सबसे पहले बताओ, याद करो A बराबर A0 e पावर माइनस B/2m, यही तो होता था फंक्शन, इंटू टी, हम इसको पूरे को लैम्डा मान ले रहे हैं, एक्सपोनेंशियल डिके, तो A0 e पावर माइनस लैम्डा टी। तो लैम्डा की वैल्यू देखो यहाँ पर 0.1 लिखा है, राइट। तो बताओ एम्पलीट्यूड अगर एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है, तो जैसे रेडियो एक्टिव डिके होता था तो एम्पलीट्यूड को हाफ होने का टाइम हाफ लाइफ, तो वो आएगा ln2 बाई लैम्डा, ln2 की वैल्यू है 0.693 और लैम्डा है 0.1, ये 10 ऊपर चला जाएगा 6.93, ये आंसर है। तो देख लीजिए कितना आसान सवाल है, लेकिन देखने में कठिन लगते हैं ऐसे सवाल, राइट। अब सुनो बेटा,
तो यहाँ पर हमने आज की क्लास में आपको एसएचएम का रिवीजन कराया। अब आपका एग्ज़ाम आ गया है, समय बिल्कुल है नहीं, तो अब मैं कोई भी क्रैश कोर्स में लेक्चर नहीं डालूँगा। आज आपका रिवीजन पूरा ख़त्म होता है। अब आपको क्या करना है, जो क्लास में पढ़ाया गया है उस पूरे नोट्स को अच्छे से रिवाइज करके न्यूमेरिकल जो क्लास में मैंने कराए वो न्यूमेरिकल देख लीजिए, या जो सवाल आपको कठिन लगे हों कभी उन्हें आप ट्राई कर लीजिए। तो आज से फिर ये क्रैश कोर्स में मेरा लेक्चर आपको अब नहीं मिलेगा। बाकी आपको कोई डाउट्स है, कुछ है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपके सवाल को सॉल्व करके आपको जवाब दे दूंगा। आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। राइट, तो आप हमें मैसेज करके अपना जो डाउट है वो हमसे आप पूछ सकते हैं कभी भी। और अगर मैं तुरंत रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ इसका मतलब मैंने मैसेज देख लिया, मैं जब टाइम होगा बिल्कुल करूँगा, ठीक है। तो आप इस पर हमसे सवाल की फ़ोटो भेज करके पूछ सकते हैं अगर आपको कोई डाउट आता है, ठीक है। तो हमारी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर दीजिए पूरा रिवीजन करके, और फिर रिजल्ट में मिलते हैं आपसे।